नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल जी, जिनके पास पशुपालन एवं डेयरी का स्वतंत्र प्रभार है। लखन जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। लखन जी, जिस प्रकार से अगर मैं इस देश की अर्थव्यवस्था की बात करूं तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और कृषि में पशुपालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, डेयरी भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इस महत्वपूर्ण विभाग के संचालन की आपके पास जवाबदेही है, तो एक समग्र प्रतिक्रिया के अभी तक के कार्यकाल में क्या आपको लगता है कि ये उपलब्धियां ऐसी हैं जिनको हम रेखांकित कर सकते हैं? जैसा आपने कहा, ये बात बिल्कुल उतनी ही सही है कि हमारी पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। आज तो कम हुआ, पहले तो 82% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। अब थोड़ा इंडस्ट्रियल में गया है और दूसरी जगह गया है तो कम हुआ है, परंतु मध्य प्रदेश आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इसमें जो पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। तो अभी हमने जो इन पिछले 1.5 सालों में बहुत सारे विभाग में, क्योंकि इस विभाग को लोग ज़्यादातर, मैं समझता हूँ कि लोग इसको थोड़ा सा ऐसा मानते हैं कि यार बड़ा सामान्य सा है, नेग्लेक्टेड सा है, ऐसा मानते हैं। लेकिन आई नो वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से इस बात को जानता हूँ कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ काम करने की बहुत गुंजाइश है। ठीक बात। और मैंने उस पर काम भी किया और जो हमारी योजनाएं चल रही थी उनको एक्सपीडाइट किया। बराबर दिल्ली से हमने संपर्क रखा कि जो राशि हमको दिल्ली से मिल सकती है वो दिल्ली से हम लाके उसका उपयोग यहाँ करें और अधिक से अधिक हम कैसे यूटिलाइज़ करें और जिससे लोगों को राहत मिले। जैसे हमारी 1962 बहुत सफल और बहुत अच्छी योजना है जी, परंतु उसमें मैंने हमारे जो पूर्व तत्कालीन मंत्री थे माननीय रूपाला जी, उनसे मिला था मैं, और मैंने उनको कुछ 2-3 सजेशन दिए। तो बड़े वो बोले, आपने बहुत यार, ये तो पहले अगर मेरे पास आते तो शायद इसमें और बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता। वो सजेशन कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो बोले, यार ये बहुत अच्छा आपने बताया, अब लेकिन अपन ऐसे करेंगे। तो मैंने एक प्रस्ताव दिया उनको कि हमारी 1962 अभी 1 लाख पॉपुलेशन पे हम एक वैन है हमारी, मतलब ऑलमोस्ट एक ब्लॉक में एक वैन अभी हमारी जो गाड़ी है। 1962 ये इमरजेंसी डायल है। हाँ, इमरजेंसी डायल है। और जो जितने भी पशु का इलाज उस ब्लॉक में होना है तो जैसे 1962 डायल करते हैं तो वो संबंध से कनेक्ट करके और उसको गाड़ी को वहाँ भेजते हैं। ठीक। तो अभी जो हमने पूरा उसका सर्वे किया तो उसके कॉल, जो हमारे कॉल आते हैं वो हैं लगभग एवरेज एक ब्लॉक 8 से 10 कॉल, और अटेंड हो पाते हैं लगभग 5-6, कभी कभी 4। कई बार ये स्थिति होती है कि उस तरफ से फ़ोन आया फिर एक इस तरफ से आ गया, तो कहाँ भेजें? तो वो हर ब्लॉक लगभग 50 से 60 किलोमीटर में होता है। तो उसमें हमने उनसे कहा कि हमको एक की जगह 2 दीजिए, मतलब 50,000 पशुओं पे हमें कर देंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक बड़ी सेवा हो जाएगी। क्योंकि लोग अब जैसी जैसी सुविधा मिलती, पहले तो लोग जानवर का, मतलब पशुओं का इलाज वहीं कर लिए, लोकल में करा लिया, कुछ कभी डॉक्टर उपलब्ध हो गए तो करा लिया। लेकिन अब लोगों को लगने लगा कि नहीं, हमारे जानवर को कुछ भी होता है तो तुरंत 1962 लगा के बुलाने का काम। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। जो मूक पशु हैं उनके लिए एक चिल्ला तो सकते नहीं, कह तो सकते नहीं, ठीक है, तो उनके लिए बड़ा एक बहुत बड़ी सफल योजना। अगर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करूं तो जो वो जातियां उन्होंने कही हैं कि युवा, महिला, किसान, ठीक है, तो उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं उन अपनी 5 जातियों में उन्होंने किसानों को भी शामिल किया है और किसान उनकी प्राथमिकता में। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि अगर खेती को वाकई में आत्मनिर्भर बनाना है तो पशुपालन और डेयरी संबंधित जितने भी सेक्टर हैं उनको हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करें, तभी ये बात आगे बढ़ पाएगी। जी, अब जैसे डेयरी की मैं बात करूं कि एक तो वो है कि जब व्यक्ति पशुपालन करता है तो जैसे उसके उत्पाद हैं, जैसे अभी गोबर खाद है और गोबर की तमाम प्रोसेसिंग है, गोबर गैस है, मतलब जो रिसाइकल। मैं आपको बताऊं, अभी हमने जो आपने सुना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में कई बार कहा है, मैंने भी अपने उद्बोधन में कई बार कहा है कि हमारी जो सबसे विकट समस्या है मध्य प्रदेश की तरह और भी राज्यों में, जी, निराश्रित गौवंश, निराश्रित, ये सबसे बड़ी समस्या। समस्या। और ये मेरे लिए चैलेंज है
और अपॉर्चुनिटी भी है, दोनों चीज़ें। तो मैंने इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, बात की, तो वो सहमत हो गए और उन्होंने एक योजना को हमें सहमति दी जो हम मुश्किल से 8 से 10 दिन के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। हमने उसकी पूरी जो जैसे कैबिनेट से पास कराना है, कैबिनेट से पास करा लिया, उसकी AUI जारी करना, एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट लोगों का जारी करना, वो हम जारी कर चुके। अब RFP मतलब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, वो भी हमने तैयार कर लिया और 2-3-4 दिन के अंदर हम हमारी एक बोर्ड है, कमेटी है उसकी, उसमें मीटिंग करके और हम उसको जारी करेंगे। अब उसका होगा क्या, हमारी योजना क्या है? योजना ये है कि हम ऐसे अभी हमने लगभग 35 जगह चिन्हित की हैं जहाँ 125 एकड़ ज़मीन हम जिसको देंगे जी। और जहाँ जैसे 250 एकड़ है तो 250 हमने आइडेंटिफाई, कहीं कहीं 500 एकड़ भी उपलब्ध है तो वहाँ 500 एकड़ मतलब 20,000, 125 एकड़ पे 5,000 गाय मतलब गौवंश आपको रखना पड़ेगा जी। और उसको हमने नाम दिया स्वावलंबी गौशाला कामधेनु निवास। स्वावलंबी गौशाला कामधेनु निवास। अब देखिए जैसे जो गौशालाएं चल रही हैं उनमें बड़ी अव्यवस्था सामने आ रही है, कई बार शिकायतें आती हैं, कई बार कई जगह बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा, और कई जगह ये भी है कि लोग उसमें से ही अपना काम भी चलाना चाहते हैं। ठीक है। अब तो खैर हमने 40 रुपये कर दिया, पहले तो 20 ही रुपये 20 था, अब हमने 40 रुपये कर दिया। 40 रुपये ठीक है, बहुत पर्याप्त कह दें हम तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन बहुत, लेकिन अगर हम ग्रामीण इस क्षेत्रों की बात करें तो 40 में इतने संसाधन आ जाते हैं कि ठीक से उस गौशाला को संचालन करना चाहता है कि गांव से भूसा भी इकट्ठा कर लिया और कुछ चारा पानी भी इकट्ठा कर लिया, कभी चराने ले गए, तो वो 40 रुपये में उसका काम चल सकता है। तो हमने एक तो ये काम किया। दूसरा उस गौशाला जो हमारी स्वावलंबी गौशाला है उसमें क्या होगा कि हम लोगों से जो आएंगे, जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें। पहले तो मुझे लगता था कैसे लोग आएंगे, क्यों लगाएगा कोई पैसे, क्योंकि एक जगह लगाने में करीब 40 से 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। परंतु इन दिनों जितनी चर्चा हुई, लोगों से बातचीत हुई, तो लोग इंटरेस्टेड है कि हम चलो भैया 2 नहीं ले सकते, हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो हमने उसको अभी जारी करेंगे। तो उसमें जो आप कह रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें उसमें समाहित हैं। एक तो हमने उसमें कहा है कि आप उस 125 एकड़ में प्लान हमने दिया कि 5,000 गाय के लिए कितने शेड बनेंगे, कैसी सड़क होगी, कैसे पीने की व्यवस्था होगी, क्या क्या उसका होगा, रख रखाव कैसा होगा, वो सारी हमने व्यवस्था, लेआउट अपना है, हाँ अपन ने दिया, सब विभाग ने, कैसा ऐसा आपको करना पड़ेगा, उसमें एक डॉक्टर रखना पड़ेगा, 4 BFO रखना पड़ेंगे, उसका स्टाफ रखना पड़ेगा, उसकी चेकिंग होगी, हर महीने ज़िले की एक कमेटी होगी, हर हफ्ते हमारे उस एरिया का डॉक्टर उस पर जाके देखेगा कि आप बराबर उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और उसमें हम अवेयरनेस भी जारी करेंगे, लोगों को उसमें अवेयर करेंगे कि आप भी इसमें इंटरेस्ट लीजिए, जाइए वहाँ देखिए। और जो हमारा प्लान है वो इतना अच्छा है कि आप निश्चित रूप से मानिए कि जहाँ जहाँ ये बनेंगे लोग वहाँ पिकनिक मनाने जाएंगे, अच्छे, मतलब बहुत व्यवस्थित है। मैं एक प्रश्न और मेरी जिज्ञासा है, जैसे पहले कुछ समय पहले कहा जाता था हमारे समाज में कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, वो मिथक टूटा, लोग अब अपने बच्चों को खेल के स्पोर्ट्स में भेज रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी भी खेती को कि जो कुछ नहीं कर पाया ना, तो अभी भी ये ताना दिया जाता है कि ढंग से नहीं पढ़ोगे ना तो फिर खेती किसानी करनी पड़ेगी। तो खेती किसानी को अभी भी हमारे यहाँ हाशिए पर है, जबकि आप विदेशों में देखें तो लोग पढ़ते हैं, उन्नत के खेती के तरीके सीखते हैं और बहुत रुचि से खेती करते हैं। हालांकि ट्रेंड बढ़ रहा है, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, ऑर्गेनिक ट्रेंड्स ने तो और नई चीज़ें डेवलप की हैं, तो डेफिनेटली आपका विभाग नहीं है, लेकिन उद्यानिकी के साथ बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी कोलैबोरेट होती हैं। बिल्कुल होती तो वो विभागीय सामंजस्य बनाकर पशुपालन विभाग कुछ ऐसे काम कर रहा है। उन्हीं चीज़ों पे आ रहा था जी कि जैसे हमने ये जो स्वावलंबी गौशाला जब बना रहे हैं तो उसमें हम जो 125 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं, तो उसमें जो शेड वगैरह बनेंगे वो तो 25-30 एकड़ 40 एकड़ बन जाएंगे। बाकी उसके पास ज़मीन गाय को घुमाने के लिए, चारा उत्पादन के लिए, सब के लिए होगी। तो सबसे पहले तो वो जो गोबर गैस बनाएगा उससे CNG बनाएगा। ठीक, प्लांट भी, हाँ प्लांट वो लगाएगा, इन्वेस्टर्स उसका सब उसका है। हमने 4-5 चीज़ें ऐसी दी हैं कि वो लोग सब इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि हमने उसमें कहा आप CSR का पैसा लगा लो, आप उसमें ऐसे 5 लोगों को भी कंसोर्टियम ले लो, जो लोग, जैसे किसी के पास पैसा है, किसी के पास अनुभव है, तो अनुभव वाले ले ले, पैसा वाला पैसा लगा दे। तो हमने किसी की बंदिश नहीं दी,
हमने उसको फ्री किया है। तो इससे लोगों को इंटरेस्ट हो गया। जैसे मान लीजिए कि CSR का पैसा मान लो 1000 करोड़, तो रिलायंस है, अडानी है, टाटा है, इन लोगों को 1000 करोड़ रुपए कोई उनका CSR में ही पड़ा होगा। ठीक बात। अच्छा, CSR तो उनको खर्चा करना है, तो उनके एक बड़ी कंपनी खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात। तो वो लोग आएंगे। अच्छा, अब CNG बनाना, आज CNG हमारी आवश्यकता है। बिल्कुल। तो CNG प्लांट लगाएंगे, मान लीजिए 10 KL का प्लांट लगाया हमने, तो मिनिमम 50 रुपये किलो तो बिकेगी। अगर हमने 10 KL का लगाया तो 5 लाख रुपए तो उसको उससे मिल जाएगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ हमने उसको ये भी अलाउ किया है कि जितने शेड हैं, या उसमें आप मान लीजिए चाहो कि दो इसका मेगावाट का या 4 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाना चाहते हो तो आप सोलर प्लांट लगा सकते हो, और सरकार आपसे वापस भी लेगी उसको। आप तो यूज़ करो जितनी करना है, उसके अलावा सरकार खरीदेगी, बिजली भी सरकार खरीदेगी। तो एक दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात हमने उसमें ये कही है कि जो हमारा खाद बनेगा, उसमें कुछ IIT लड़के हैं जिन्होंने एक मतलब जैसे मैंने कहा ना कि ये बड़ा कंसोर्टियम है, रिसर्च। तो ऐसे 4-5 लोग मिल के इस काम को कर रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि जैसे गोबर की जो सैलरी निकलेगी, जब हम गोबर गैस लगाएंगे, जिससे सैलरी निकलेगी, गैस निकली तो हमने उसको तो CNG में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन जो सैलरी निकलेगी, अभी क्या होता है कि अभी 40 से 50 दिन लग जाते हैं हमको खाद बनाने में, और उसकी जो मात्रा होती, नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 3% होती लगभग, पोटास की 1% और फास्फोरस की 1% मात्रा होती गोबर की खाद में। तो उनने क्या किया, उसमें कुछ चीज़ें मिला के उसको 5 टाइम्स कर दिया। 15% नाइट्रोजन हो जाएगी, 5% पोटास, यूरिया के समकक्ष। हाँ, मतलब उसको अच्छा, जब ये मात्रा बढ़ जाएगी तो उसकी कॉस्टिंग में जो आज हम यूरिया DAP ले रहे हैं, उससे आधी कॉस्ट में उतना ही परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक बात। तो वो एक अलग उसको इनकम होगी। और हम तो कई बार हमें लगता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं दूसरे देश इस पे जैविक पे और ज़्यादा काम कर रहे हैं। और उनने लड़कों ने बताया कि हमको 11 करोड़ का तंजानिया ने ऑर्डर दिया है इसका, इस गोबर गैस का, गोबर की खाद का। बहुत अच्छी बात है। और वो अलग अलग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बहुत। तो एक तो इससे पैसा आएगा। तीसरी चीज़ हमने उसमें ये भी अलाउ नहीं किया, हमने उसमें कहा है, कंपलसरी किया कि आप इससे ब्रीडिंग करोगे। ब्रीडिंग तो ब्रीडिंग से जो अच्छी नस्ल की बछिया तैयार होगी, क्योंकि आजकल तो आ गया कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन से करेंगे तो 94% बछिया होगी, या हम IVF के माध्यम से या उससे करेंगे तो भी हमको 100% कैरेक्टर एक ही बार में आ जाएंगे। तो अच्छी नस्ल की जब बछिया होगी, 4-5 लीटर दूध वाली बछिया होगी, तो कोई नहीं छोड़ेगा। ठीक बात। आने वाले कुछ समय बाद वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी कि गाय हमको सड़क पे अपने आप नहीं दिखेगी। आज कौन सी गाय छोड़ते हैं जो या तो दूध नहीं दे रही या आधा लीटर दे रही कि खिलाना महंगा पड़ रहा, वही छोड़ते हैं लोग। तो धीरे धीरे ये उस तरफ चली जाएगी कि ये स्वावलंबी हो जाएंगी। जब गौशालाएं, तो अपने आप ये गाय आपको सड़क पर कम दिखेगी। जी, एक गोकुल ग्राम की अवधारणा इस गवर्नमेंट ने की है, पहले थी वो। जी। और अभी ये सरकार जो है इसी टाइप का एक कुछ कॉन्सेप्ट लेकर हर विधानसभा में एक अभी बात कर रहे हैं उसकी, तो वो इससे जोड़ने ही की बात है कि वहाँ के लोगों को गौ सेवा से जोड़ना, दूध उत्पादन। एक और आ रहा है कि अगर सरकार ने कहा कि अगर कोई जो पशुधन रखता है, हाँ, तो उसको प्रोत्साहित किया जाएगा अगर कोई एक तय निर्धारित संख्या तक या उससे ज़्यादा रखता है। वो हमने अभी उसकी एक अलग योजना बनाई है जी। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना है। वही जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो उसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति इतने बड़े इन्वेस्टमेंट पे नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर यहाँ तो मतलब इंडिविजुअली लोगों को एनकरेज करने के लिए निश्चित रूप से पहले जैसे हमारी छोटी छोटी योजना चलती थी, अपने आचार्य विद्यासागर या दूसरी हमारी शासकीय योजना 2 भैंस 4 गाय, ऐसी योजना चलती। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना था कि ये बहुत सक्सेस मॉडल नहीं है। ठीक बात, बहुत सक्सेस नहीं है। और सक्सेस इन द सेंस कि हम उसको स्वावलंबी बनाएं, उसको उससे पैसा कमाएं। तो ऐसा क्या कौन सी योजना होगी जिससे लोगों को पैसा मिलेगा और उनका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा इसमें मानना था कि बड़ी योजना बनाओ। तो हमने एक योजना बनाई है, यही जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। उसमें 200 गाय या 200 भैंस तक एक आदमी ले सकता है, ले सकता है। 8 उसको सब्सिडाइज भी सब्सिडाइज करेगा। उसमें 1 यूनिट हमने 25 गौवंश की बनाई है, 25 की। उसकी कॉस्ट हमने रखी, यूनिट कॉस्ट 42 लाख रुपये। उस पर हम 25% जनरल और OBC को सब्सिडी है, SC ST के लिए 33% सब्सिडी, 33% सब्सिडी है। अब उसमें लेकिन एक बात हमने कही है कि 3.5 एकड़ ज़मीन आपके पास होनी चाहिए।
क्योंकि उसको रखना, बांधना, फिर उसको घुमाने फिराने के लिए भी चाहिए। ठीक है। तो ये सब उसके लिए हमने उसमें करा। और एक आदमी के पास यदि मान लो 30 एकड़ ज़मीन है तो वो 8 यूनिट तक ले सकता है। ले सकते। और लोग आ रहे हैं। हमको अभी 1 महीना हुआ लॉन्च किए स्कीम, हमारे पूरा जितना टारगेट था उससे भी ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई और बहुत सारे फाइनेंस भी हो गए, बहुत सारे पाइपलाइन में हैं। मुझे लगता है 1-2 महीने के अंदर ही हमारा साल भर का टारगेट पूरा हो जाएगा। यानी उसमें लगभग हमको 20,000 नए पशु लाना है। अभी हमारे डायरेक्टर आए थे कि साहब वो 20,000 हमको देना पड़ेंगे, तो उसकी व्यवस्था करना पड़ेगी। तो मैंने ठीक है, अपन बाहर से लोगों को बाहर से बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ तो अभी हमारे पास उतनी अच्छी नस्ल के पशु नहीं हैं, तो हम बाहर से बुलाएंगे। अब सर जैसे मैं धीरे धीरे इंटरव्यू की तरह जो है मेरी इमेजिनेशन भी बढ़ती चली जा रही है कि मान लीजिए एक बड़े लेवल पर हमारा सेटअप हो गया गौशालाओं का, या इंडिविजुअल हमने 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट लगा ली। सबसे बड़ी बात है बाज़ार देना। जैसे गाय का उत्पादन हुआ, घी का उत्पादन हुआ। एक पॉइंट और रह गया उसमें, नहीं तो वो गड़बड़ जी। उसमें हमने एक बात और कही कि 30% जी, जैसे आपने मान लीजिए 5,000 10,000 गाय रखी जी, 10,000 जानवर हैं, तो आप 33 मतलब 10,000 का 30% हो गया लगभग 3,000 गाय आप दुधारू रख सकते हो उसमें, मतलब प्रोडक्टिव आप रख सकते हो, क्योंकि उसको स्वावलंबी बनाना है। ठीक बात। तो हम जब तक जनरेट नहीं करेंगे, देखिए अगर हमारी समस्या क्या है, निराश्रित गौवंश, उसको हम कैसे व्यवस्थित कैसे एडजस्ट करें आश्रित के साथ, उसको कैसे मिक्स एंड मैच कैसे मैच करें, तो वो हमने इसमें सारी चीज़ें डालने की बहुत, और हमारे अधिकारियों ने भी बड़ा इसमें काम किया। मेरा भी लगातार अपनी बुद्धि को जितनी मेरे पास थी, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को बीच बीच में हम ब्रीफ करते थे कि हम यहाँ पहुँचे, ये हुआ, तो वहाँ से भी हमें बराबर प्रोत्साहन मिलता रहा। और हम आज इस स्टेज पे पहुँच गए कि हम 8 से 10 दिन के अंदर इसको जारी करके, और हालांकि हम डिले हो गए थोड़ा, मेरा तो ये मानना था कि जून के पहले हम कम से कम 4-5 जगह काम शुरू कर दें। अभी एक जैसे जितनी भी आप किसानों से संबंधित योजनाएं देखते हैं, जैसे फसल बीमा योजना, एक उससे बड़ी राहत मिली। बिल्कुल। पशुओं के साथ भी ऐसा होता है, कभी बाढ़ आ गई, कभी कोई वायरस आ गया, उसका इंश्योरेंस कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, उसका इंश्योरेंस कर रहे हैं, और उसका पैसा भी हम दे रहे हैं। किसान से तो बहुत कम पैसा ले रहे हैं। तो वो किस योजना के तहत है? वो अलग योजना है हमारी। अच्छा। वो अलग योजना है, पशुओं का इंश्योरेंस करना। और जैसे जो फाइनेंस हो रहे हैं, तो उसमें किसान का परसेंटेज अलग है और सरकार अपने परसेंटेज अलग देती है। वो अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग है, लेकिन हम उसको इंश्योर्ड भी कर रहे हैं, और हम इसकी चिंता भी करते हैं कि अगर मान लो कहीं किसी किसान की एप्लीकेशन आ जाए कि साहब हमारा क्लेम सेटल नहीं हुआ, तो मैं उसको पूरा लेता हूँ, और वहाँ के संबंधित डिप्टी डायरेक्टर से, कलेक्टर से, इन सबसे बात करता हूँ कि देखिए कई बार स्कीम हमारे नेग्लिजेंसी के कारण भी फेल हो जाती है। एग्जैक्टली। बहुत सारा सुपरविजन और बहुत अच्छी बनती है, लेकिन कई बार नेग्लिजेंसी के कारण वो गड़बड़ हो जाती है। तो हम इसलिए उसकी चिंता करते हैं कि अगर एक बार गड़बड़ हुई तो पूरी योजना ठप हो जाएगी। तो अगर हमको हमारे पास कोई भी सूचना नहीं, मैं तुरंत सारा उसको फॉलोअप करता हूँ। अच्छा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूँ, चूँकि जैसे हालांकि उससे जाति का कोई विशेष लेना देना नहीं है, लेकिन यादव समाज जो है वो वैसे भी गौपालन, निश्चित, हाँ, वो मतलब पशु प्रेमी समाज हमारा है। पहले का जो वर्गीकरण था जी, वो इस प्रकार से था ही। तो वो बहुत कीन है, मतलब इसको लेके बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं। दोनों। तो सरकार से कितना सपोर्ट है आपके विभाग को जब आप कोई नई चीज़? बहुत सपोर्ट है। जैसे मैंने कहा ना कि हम जब उनको जाके ब्रीफ करते हैं, साहब हम यहाँ तक पहुँच गए, तो वहाँ से हमें शाबाशी मिलती है, और ये कहा जाता है आगे बढ़ो, उसमें करेंगे। अच्छा, जैसे ही हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं, तो अभी भी जैसे एग्रो इंडस्ट्री तो डेवलप हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं डेयरी इंडस्ट्री और जो पशुपालन है, इसको भी अभी एक व्यवस्थित इंडस्ट्री का स्वरूप देने में अभी चैलेंज है, एक चुनौती है ही है। बिल्कुल। जैसे अभी आपने देखा होगा, जिस दिन हम माननीय हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए थे जी, NDDB से हमने एक MOU किया है कि हमारा जो सांची है, सांची अभी हम लगभग 10 लाख लीटर प्रतिदिन का एवरेज हम कलेक्शन कर रहे थे, और हमारी जो लगभग 6,000 सोसाइटियाँ काम कर रही, दुग्ध सोसाइटियाँ काम कर रही थी, उसमें से कुछ डिफंक्ट भी थी, कुछ नई बनी। तो ये तय हुआ कि इसको हम कैसे बढ़ाएं, तो बढ़ाने की आवश्यकता क्यों थी कि जब तक किसान को पास पैसा नहीं जाएगा तब तक वो डेवलप कैसे करेगा। तो उसका एक रास्ता ये हो सकता है कि हम अतिरिक्त राय देने के लिए उसको दुग्ध उत्पादन से हम जोड़ें। ठीक है। अब जोड़ने के लिए जब हम उसका
परचेज करेंगे तभी वो पैदा करेगा, उत्पादित करेगा। तो हम लोगों ने अभी एक उसमें सांची के साथ एमओयू किया कि सब 10 लाख से लेके हम 20 लाख लीटर इसको ले जाएंगे। इस बात की हमारी शुरुआत हुई। तो उस दिन माननीय अमित शाह जी ने कहा नहीं, 20 लाख से काम नहीं बनेगा, ये 50 लाख ले जाइए आप जी। अब 50 लाख ले जाने के लिए हमको पूरा 5 टाइम्स जाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हम जा रहे हैं और हमारे एनडीडीबी भी काम कर रही है। अभी जैसे लगभग 2-2.5 हज़ार हमने नई सोसाइटियाँ बना ली। एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, जो मतलब अगर कहें कि डेयरी का एक पेरेंट इंस्टीट्यूशन हाँ, है। सारे राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करना, कोई तकलीफ हो तो उसको दूर करने के लिए कैसे करेंगे, शासन की क्या योजना से उसको लाभ मिल सकता है, शासन क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, तो वो एक कोऑर्डिनेशन करने का काम भी करती है। और कोऑर्डिनेशन के साथ जैसे हमारे यहाँ पे ने लिया तो अब उसको बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम 50 लाख लीटर पे जब पहुँचेंगे तो हमारा मध्य प्रदेश में कितना पैसा आएगा प्रतिदिन किसानों के पास, बहुत। और वो पैसा हम उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, रूट भी बना रहे हैं। जैसे अब हम 20,000 गाय देंगे तो अभी इसको भी तो हमको परचेज करना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं से उनको व्यवस्था देना पड़ेगी। नहीं तो एक बार दूध इकट्ठा कर लिया और नहीं बिका तो क्या करेगा आदमी। ठीक बात। तो उसकी व्यवस्था भी हम देने के लिए एक पार्ट हमारा एनडीडीबी भी है और हमारा डेयरी भी है। तो हम इससे भी लोगों तक पैसा पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं बैंकर भी हूं। अरे वाह। मैं स्टेट बैंक में रहा हूं। जी जी। तो बहुत अच्छे से फाइनेंस को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैंने अभी एक बहुत छोटा सा निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी लाडली बहना है जी। देखिए, बैंक वाले की एक मानसिकता होती है, मैं इसलिए समझता हूँ मैं बैंक में रहा हूँ, हमारी इंस्टॉलमेंट कैसे आएगी, बस लोन जाए और इंस्टॉलमेंट आए, उसको बाकी चीज़ से मतलब नहीं है। इंस्टॉलमेंट कैसे आएगी, उसको वो सिक्योरिटी चाहिए। ठीक बात। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि हमारी लाडली बहना हम अभी 1250 से 1500 कर रहे हैं, अगर हम उसको 2-2 गाय दे दें तो जो 1500 में मिल रहा है उसको, तो 1500 बढ़ के 4 गुना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा महीने में। बस, लेकिन उसको बैंक को चाहिए सिक्योरिटी कि आप ये हमको एसआई दे दो कि ये जो पैसा आएगा वो हमारे अकाउंट में, आपके लोन अकाउंट में आएगा। कोई बैंक तैयार हो जाएगा, कोई भी हो जाए, कोई बैंक तैयार हो जाएगा। तो मैं उस पर भी लगा हूँ। अभी मेरा ये पार्ट हो जाए फिर उस पार्ट पे लगूंगा। अभी चूँकि आपसे चर्चा करते करते मेरा इमेजिनेशन थोड़ा जैसे बोलते हैं लालच बढ़ता जाता जब अच्छी चीज़ मिलती है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जैसे लखन जी बैठे हैं, शर्ट में बढ़िया एक जैकेट, तो हमारे प्रदेश का किसान हाईटेक हो थोड़ा सा और वो वैश्विक मंचों पर हमारे देश को रिप्रेजेंट करे। मतलब किसान हमारे राष्ट्रीय गर्व का विषय हमेशा से, लेकिन उसकी वास्तविकता के धरातल पर वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। तो वो गौरव दिलाने में मध्य प्रदेश अहम भूमिका निभाएगा अगर मैं नेशनल इंडेक्सेस की बात करूं तो। बिल्कुल। देखिए, आप जैसे मैंने कहा ना कि ये बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे आपने बीच में क्वेश्चन किया था कि किसान अभी खेती को नहीं बढ़ रहा और उसको ऐसा मानता है कि ठीक है अब कुछ नहीं हुआ तो हम ये कर रहे हैं। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जैसे मैंने कहा कि मैं बैंक में था तो मेरा अनुभव किसानों के साथ बहुत, ऊपर वाले की कृपा से मैं किसान का बेटा हूँ जी। मेरा जीवन वहाँ से शुरू होता है जी। फिर मेरी नौकरी थी तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की थी जी। तो वो किसानों के साथ जुड़ने का काम। ठीक है। और मैंने वो सब चीज़ें एक एक देखी हैं, बढ़ते हुए देखी हैं। 80-81 में एक किसान, क्या पूरे गांव में कई बार ये होता था जब हम लोन का पैसा लेने जाते थे तो किसान को कहते थे कि यार आज आपकी इंस्टॉलमेंट आप कुछ नहीं दे सकते भैया, 500 रुपये तो दो। तो उस समय पे ये स्थिति होती थी कि पूरे गांव में वो घूमता था, 500 रुपये उसको मिलते नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं कि उसकी क्रेडिट नहीं थी, लोगों के पास नहीं था। हर गांव में एक आध कोई व्यापारी होता था, जैन समाज का होता था या कोई दूसरा व्यापारी होता था, उसके पास ही थोड़ा बहुत कैश होता था, नहीं तो किसी के पास नहीं होता। ठीक है। तो उस समय वो स्थिति हमने देखी और आज मैं वो स्थिति देख रहा हूँ। आज मैं कहता हूँ, अपने भाषण में कहता हूँ इस बात को कि उस समय ऐसा होता था और आज जितने लोग यहाँ खड़े हैं, अगर 10 लोगों की जेब में से पैसे निकाली जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि 10,000 नोट निकल आएंगे। ये बदलाव आया है और ये बदलाव ऐसे नहीं आ गया। इस बदलाव के पीछे सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। ये डॉर्मेंट है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूं मैं कि आज 40,000 करोड़ रुपया हमारे कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से किसानों तक जाता है। 40,000 करोड़।
उसमें बहुत कुछ है जो एक ब्याज शून्य है, ब्याज मुक्त जीरो है। इंटरेस्ट। अब देखिए आप, अगर वो पैसा उसको इंटरेस्ट लगे तो 12% में कितना हो गया, 48,800 करोड़। तो वो तो फ्री है वो उसके तो पास। उस किसान की जेब में गया। एक एग्जाम्पल दिए, ऐसे कई एग्जाम्पल सरकार के, जैसे 12,000 रुपया उसको साल का मिल रहा, किसान सम्मान निधि। सम्मान निधि। ये देखिए, एक आदमी के हिसाब से अगर हम जब देखते हैं तो बहुत छोटा सा दिखता है कि 12,000। दूसरे राज्यों में से मध्य प्रदेश अलग, लेकिन उसको समग्र देखें। हाँ, समग्र देखें तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, जैसे एक गांव मान लीजिए आप, कोई एक गांव का हम उदाहरण लें, उस गांव में मान लीजिए 200 लाडली बहना है जी, और 200 किसान है जी। इतना बड़ा तो गांव होगा ही ना, होता है 500,000 आबादी का होता है। जी, जी। अब 200 अगर किसान हैं जी, तो 12 दूनी 24 लाख रुपया साल जा रहा है उसके पास आ रहा। और अगर 200 महिलाएं हैं तो भी तो उतना ही है। 12 दूनी 24,000, 2,40,000 रुपया महीना, तो 12 दूनी 24, यानी लगभग 25 से 30 लाख रुपया वो, और 24 लाख रुपया ये उस गांव की विकास की गति में योगदान है, लगभग 50-55 लाख रुपया साल का। अब ये सिर्फ अपन ने 2 एग्जाम्पल अभी। ये साक्षात्कार इतने रोचक उसमें है कि मेरे को समय बहुत बांध रहा है इस इंटरव्यू में, अपनी सीमा के आसपास पहुंच गया है। इसलिए मैं एक अंतिम प्रश्न के साथ इस साक्षात्कार को होल्ड करूंगा, समाप्त नहीं करूंगा। इसका पार्ट 2 डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। कि जैसे एक सबकी अपनी एक कार्यशैली होती है, मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, तो देश की राजनीति को एक नई दशा दी। बिल्कुल मिली। तो चूंकि बैंकर हैं, किसान के परिवार से हैं, किसानों के बीच में रहे हैं, तो एक कि इस कार्यकाल में ये तो करके जाना है मध्य प्रदेश के किसानों के लिए। मेरा पहला जो मोटिव है वो ये है कि हम सड़क से गौ माता को हमने हटा लिया तो हमने सब कर लिया। वाह। और मैं इसमें लगा हूँ, और भगवान के आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से, और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने के लिए मैं इसमें लगा हूँ, और इसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। और आने वाले 5-6 महीने में इसका परिणाम आपको दिखने लगेगा, ये मेरी कोशिश है। हालांकि बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय छत्तीसगढ़ के, उनसे एक दिन चर्चा में ऐसे ही, मैं उनके साहब से, मैं फ्लाइट में उनके साथ था, जी जी, तो ऐसी चर्चा हुई, तो उन्होंने उनके साथ जो उनके पीएस थे उनसे तुरंत कहा, आपका नंबर रखो और आपके संपर्क में रहो, जैसी योजना बन के तैयार होती है तो आप इनसे मंगाओ। जी। तो उनका फ़ोन आया मेरे पास एक दिन पीएस का कि हो गई साहब योजना। मैंने कहा हो गई, लेकिन हम जब लॉन्च कर देंगे तब भेजेंगे, तब देंगे जब हमारी लॉन्च हो जाएगी। अभी राजस्थान में था मैं, तो राजस्थान के कुछ नेताओं के साथ बात हुई, तो हमने एक फोल्डर उनको दिया जी। तो पढ़ के आश्चर्यचकित हो गए कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त काम है। मतलब मैं इसलिए, ये आपका टाइटल जो है, टारगेट है कि प्रदेश को जो सड़क पर गौ माता है उससे मुक्त कर। जी जी। हालांकि बहुत बड़ा चैलेंज है ये, टारगेट तो बड़ा सेट करना ही चाहिए। तो मैं ये चाहता भी हूँ, और मैं सच कह रहा हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे इस गौ माता की जो सेवा का अवसर दिया, ये सौभाग्य से ही मिला है, और मैं उसमें लगातार काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। और यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो लोगों की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है, और उस लाइन में हम लगे हैं कि लोगों को कैसे और अधिक से अधिक लाभ पहुँचा। तो वो घटाएं, वो बहारें, वो छनक भूल रहे हैं। बच्चे गांव की बारिशों में नहाने की ललक भूल रहे हैं, और जब से आधुनिकता की हवा कुछ यूँ बह निकली कि देश के रहनुमा गाँव की सड़क भूल रहे हैं। लेकिन गांव की जड़ों से जुड़े हुए विभाग का मुखिया गांव से है, गांव वालों की चिंता करता है, गांव वालों को समझता है। तो मध्य प्रदेश का पशुपालन विभाग उल्लेखनीय कीर्तिमान लखन जी के नेतृत्व में सिद्ध करेगा, बनाएगा। और फिर ये जो एक गाना था बहुत प्रसिद्ध कि तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना, वो उल्टा हो जाएगा कि मोहन जी से यहाँ की जनता कहेगी कि ओ मोहन जी, आपके लखन ने बड़ा सुख दीना। और अगर हमारा किसान धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा तो फिर प्रदेश भी, ये
इसी के साथ सर जितनी सहजता से बात हुई, और बात मुझे लगता है कि बहुत अधूरी है, मतलब आपको सुनने के बाद ऐसा लगता है। तो इस इंटरव्यू का ये भाग मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे बात रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप।